टॉपिक है, सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अगला जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो यह है, सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने एक टॉपिक की है पंथ निरपेक्षता, ये है ना। इस टॉपिक, इस वाक्य से क्या समझ में आ रहा है? पहले तो इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना तो सेकंड स्टेज है। वाक्य पढ़ते क्या समझ में आ रहा है? अगर इसको हटा दें और इसको भी हटा दें, वाक्य बन जाएगा, धर्म का दुरुपयोग किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकता? जब धर्म सच्चा हो, यही ना। अगर सच्चा नहीं है तो धर्म का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो धर्म और सच्चा धर्म क्या फर्क हुआ, क्या आइडेंटिफाई करना है निबंध में? पहली बात तो यही है कि धर्म और सच्चे धर्म के बीच क्या अंतर है, यह समझ में आना चाहिए या अभिव्यक्त करना है मुझे, पहला। दूसरा कि धर्म का दुरुपयोग क्या होता है, क्या ऐसा करेंगे जिससे उसको दुरुपयोग कहा जाए। अगर दुरुपयोग समझना है तो धर्म का उपयोग भी समझ में आना चाहिए, क्या महत्व इसका। तो हमारा फॉर्मेट अगर ऐसे समझेंगे तो सबसे पहले बताना है कि धर्म और सच्चे धर्म में अंतर क्या है। दूसरा, सामान्य रूप से धर्म का उपयोग और महत्व क्या है उसका। अगर उस उपयोग से अलग हट जाएं तो उसका दुरुपयोग होता है। तो दुरुपयोग के परिणाम क्या होंगे, यह भी बताना होगा। किन परिस्थितियों में दुरुपयोग किया जा सकता है, यह स्पष्ट करना होगा, है ना। और क्यों दुरुपयोग करते हैं हम, व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, किन कारणों से हम धर्म का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम उदाहरण देना चाहें तो उदाहरण भी दे सकते हैं। अगर दुरुपयोग होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वही लिखा मैंने, परिणाम। जैसे रिलीजियस इनटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता विकसित होगी। तो धार्मिक असहिष्णुता से संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता भड़क सकती है, कम्युनल टेंशन्स बढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह की बातें इसमें लिखनी है हमें। अब यह समझना है कि धर्म क्या है, और जब इसमें यह उपसर्ग जोड़ा गया तब क्या होगा, धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे। पहला वाक्य धर्म के बारे में लिखना हो तो क्या लिखा जाए, व्हाट एग्जैक्टली इज रिलीजन। रिलीजन जो शब्द है वो तो बहुत मॉडर्न शब्द है, इज डेवलप्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में रिलीजन शब्द का प्रयोग 16वीं 17वीं शताब्दी में किया गया था, मोर और लेस एट द टाइम ऑफ इनलाइटनमेंट, उस दौरान। उसके पहले धर्म जिस रूप में भी रहा उसकी व्याख्या अलग तरीके से होती रही विश्व स्तर। तो दूसरा कि धर्म की कोई एक निश्चित परिभाषा अभी तक उपलब्ध नहीं है, अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन, हर व्यक्ति अपने तरीके से डिफाइन। कोई कहेगा कि कर्म ही धर्म है, कहा जाता है ना, वर्क इज वर्शिप। तो हमारे लिए अगर कोई कर्म योगी है, काम करने वाला व्यक्ति है, उसका धर्म वही है। कोई यह कहेगा कि मैं ईश्वर की भक्ति है, सुपर नेचुरल, समथिंग सुपर नेचुरल, जिसका, या ट्रांसेंडेंटल जिसको कहते हैं, मेटाफिजिकल, वह है, उसके प्रति जो आस्था है वह धर्म है।
कई लोग ऐसा कहेंगे कि दूसरों की सेवा करना धर्म है। तो एवरीबडी ट्रीट्स रिलीजन इन हिज ओन वे। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे धर्म को, किस रूप में? हमारे लिए समस्या क्या होती है कि अगर किसी की परिभाषा है सटीक तब तो लिखी जाएगी, है ना। लेकिन अगर परिभाषा नहीं है तो मान लिया मैंने यह लिखा कि जो कर्म योगी वही वास्तविक अर्थ, हो सकता है परीक्षक नहीं माने, परीक्षक के हिसाब से मेटाफिजिकल जो चीजें है वह धर्म है, मार्क्स कट जाएगा। तो क्या ऐसा लिखा जाए जिससे कि परीक्षक कोई भी हो मुझे मार्क्स मिले ही? किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लिखा जाए? थिंक। जैसे कई बार क्वेश्चन में आता है कि आपकी राय में क्या है, यह नहीं, या क्या आप सहमत हैं? मान लिया इसी को प्रश्न का रूप दिया जाए कि सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, क्या आप सहमत हैं? मान लिया ऐसा एक प्रश्न बनाते हैं, तो उसमें जो शब्द आया आप, हु आर यू, आपका क्या अर्थ, कौन है आप? किसी ना किसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना यार। तो जो जो व्यक्ति उसको पढ़ा, मान लिया मैंने पढ़ा कि क्या आप सहमत हैं, मुझसे कोई पूछे, देन आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट और कॉमन सिटीजन। अगर किसी पत्रकार को दिया जाए, किसी राजनेता को दिया जाए, सबके अलग अलग विचार होंगे। तो हमें इसकी समझ होनी चाहिए ना कि वह मुझसे क्या जानना चाह रहा है, कि क्या आप सहमत हैं। तो जो लिख रहा है वह एक नागरिक है या राजनीतिज्ञ है या पत्रकार है या शिक्षक है या हावी शासक है, प्रोस्पेक्टिव ब्यूरोक्रेट है, राइट। तो ही मस्ट हैव द आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी, आधिकारिक मानसिकता समझ में आनी चाहिए उसको। एक ब्यूरोक्रेट धर्म को कैसे देखेगा, न्यायालय धर्म को कैसे देखेगा? जैसे न्यायालय ने कहा कि धर्म आस्था का प्रतीक है, सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन है ना, रिलीजन इज ए मैटर ऑफ फेथ। तो न्यायालय को आस्था और धर्म के बीच का संबंध दिखा, ब्यूरोक्रेट को भी कुछ दिखना चाहिए। तो अगर हमसे यह पूछा जा रहा है कि क्या आप सहमत हैं, यहां भी वही बात है, हिडन तो है ही ना, क्या आप सहमत हैं, वो छुपा हुआ है। तो अगर हम भावी प्रशासक के तरीके से सोचेंगे और एक नागरिक के तरीके से सोचेंगे, दोनों में फर्क होगा। ठीक, अगर अगर भावी प्रशासक के तौर पर सोचा है तो परीक्षक कोई भी हो, एक मिनिमम मार्क्स जो हमें चाहिए वो मिलेगा ही, इसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं। बाकी जितने तरीके से लिखेंगे वो फिर डिपेंड करेगा कि जो पढ़ने वाला परीक्षक है उसको उस बात से सहमति है अथवा नहीं। अगर सहमत हो गया तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, नहीं सहमत हुआ तो काट देगा। लेकिन एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट कर दें हम कि जिसमें उसको मजबूरन उतना अंक देना ही हो, उसके बाद अगर वो सहमत हो गया तो और मेरे लिए बोनस है। अगर मुझे 300 में 150 अंक चाहिए किसी भी तरह, तो पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आई विल गेट 150 आउट ऑफ 300, चाहे परीक्षक कोई भी हो। अब अगर परीक्षक मेरे हित में काम कर रहा है तो 150 तो आएगा ही। अगर उसने खुश होकर 20 नंबर और बढ़ा दिया, देन आई विल गेट 170, बट आई विल नॉट गेट लेस देन 150। ये अपना स्टेटस क्रिएट करने की जरूरत होती है, मिनिमम मार्क्स। उसका सबसे अच्छा तरीका है इसकी समझ, दैट योर थिंकिंग शुड बी लाइक अ ब्यूरोक्रेट। समझ में? जैसे धर्म को निबंध में लिखना है, मुझे 800 वर्ड लिखना है, तो छात्र के लिए 800 वर्ड तक की समझ, 1000 वर्ड तक की समझ पर्याप्त है। अगर अपनी समझ में 1000 शब्द है किसी स्टूडेंट के, तो 800 वर्ड लिखा जा सकता है।
टीचर की समस्या क्या होगी कि मुझे अगर धर्म पढ़ाना हो तो और 800 वर्ड लिखवाना हो, देन आई कैनॉट कन्फाइन माई सेल्फ टू 1000 वर्ड्स। मुझे यह भी देखना होगा कि जो मैंने लिखवाया 50 शब्द, हो सकता है छात्र को समझ में नहीं आए। उसने पूछा कि सर इसका मतलब क्या है, उसको समझाने के मुझे 200 शब्द और चाहिए कहीं दूसरी जगह से, तो मुझे अपना दायरा बड़ा करना पड़ेगा अपनी तैयारी के दौरान। व्हेन आई इंटर दी क्लास, तो मुझे उसको तैयार करना पड़ेगा कि अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो उसको समझाने का तरीका यह होगा, अगर यहाँ नहीं आया तो उसको समझाने का तरीका यह होगा। लेकिन छात्र के लिए वो आवश्यक नहीं। इसका मतलब कि दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण है ना। मेरे पढ़ने का तरीका कुछ और होगा, फॉर यू इट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। एथिक्स में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि सभी मनुष्य सुख की कामना करते हैं, आपकी राय में सुख क्या है? एथिक्स का पेपर है का नहीं है, सुना है कभी ऐसा क्वेश्चन? 250 वर्ड में, 200 वर्ड में लिखना है यह पेपर 4 में कि सभी मनुष्य सुख की कामना करते हैं, आपकी राय में सुख क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक तो किसी किताब में नहीं मिलेगा यह, राइट। और सुख को कैसे परिभाषित करें? हैप्पीनेस। ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल पर्सन्स एक्सपेक्ट हैप्पीनेस। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज हैप्पीनेस? दिस इज द क्वेश्चन। तो सुख को कैसे डिफाइन करेंगे? उसका कोई पैरामीटर तो है नहीं, सबके लिए अलग अलग होगा, नहीं? तो वहां कैसे उत्तर लिखा जाएगा? अगर 1000 लोग लिख रहे हैं उत्तर, तो 1000 उत्तर हो सकता है। तो हु शुड गेट बेटर मार्क्स? किसको मिलना चाहिए बेहतर अंक? कुछ उसकी खासियत होगी ना। आपके लिए सुख क्या है? आप कौन है? ये प्रश्न आएगा सामने। हु आर यू? कॉमन मैन, अ प्रीस्ट, मंदिर का पुजारी, मौलवी, फादर चर्च में, उसके लिए सुख का अर्थ कुछ और होगा। जो पूजा करने जा रहा है उसका अर्थ कुछ और होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मंदिर जाकर चप्पल चोरी करके लाए, उसके लिए सुख वही है, नहीं? तो किस व्यक्ति को मार्क्स अधिक मिलेगा? जब हम उस आप को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब यह नहीं लिखें कि आपका मतलब है कि मैं एक भावी अधिकारी हूं, लेकिन मेरी सोच वैसी होनी चाहिए कि एक अधिकारी किस तरह से सोचता है। व्हाट इज द अप्रोच ऑफ अ ब्यूरोक्रेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आम लोगों से अलग होगा, शिक्षक से अलग होगा, पत्रकार से अलग होगा, राजनेता से अलग। वह क्या अप्रोच होता है? व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक टेम्परामेंट, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, प्रशासनिक दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, वो क्या होता है? कि जैसे एक उस दृष्टिकोण का एक अवयव है कि एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव अ फीलिंग दैट ही शुड सर्व अदर्स। उसमें सेवा की भावना होनी चाहिए, नहीं? देन ही विल गेट सेटिस्फैक्शन, ही विल गेट सेटिस्फैक्शन। और अगर सेवा करने की भावना नहीं है तो वह प्रशासक नहीं है, वह एक रोजगार है उसके पास। ही इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर इन ट्रू सेंस, ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। भले वो कलेक्टर हो, एसडीएम हो, डीएसपी, कोई भी हो, लेकिन वह एक कर्मचारी है सरकार का, प्रशासक नहीं है वह। तो उसको कुछ समय के बाद अपने ही जॉब से डिससेटिस्फैक्शन होने लगे। समझ में? अदरवाइज यू आर you will be very happy when you will serve others, right? मेरा एक छात्र है लखनऊ में भी, क्राइम ब्रांच में, डीएसपी, वो यूपीपीसीएस का टॉप रैंकर था, नंबर 1 पोजीशन। डीएसपी वाले में वाला रैंक था।
अभी मैं पिछली बार उससे मिलने गया था जब मैं जा रहा था बिहार, देन आई विजिटेड हिज प्लेस लखनऊ में, और वी हैड डिनर टुगेदर। और उसने 10 बजे रात में करीब उसने मुझसे एक अपना इंसिडेंट, मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है काम, वेरी जेंटल गाई, बहुत सीधा साधा, बहुत माइल्ड, उस तरह का व्यक्ति। तो उसने कहा कि सर इस पूरे प्रोफेशन में आने के बाद करीब 3-4.5 साल हो गए, 3.5-4 साल, तो बहुत सारे काम किए, बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा, मारा भी, और 2 को इनकाउंटर में भी मारा, और थाने में जाकर पीटता भी हूँ, मारता भी हूँ, सब गाली भी देता हूँ। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि जब घर आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या करके आ रहे हैं, उसको मारा, उसको पीटा, उसको गोली मार दिया, उसको ये गाली दिया। घर आते हैं तो बहुत बहुत बार ये होता है कि इट इज़ नॉट माई जॉब, कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम इन दिस जॉब, कि मेरे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट दिस जॉब। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को जब मैंने सहायता की है उसकी किसी भी तरीके से, और जो उसकी फीलिंग है या जो उस आसपास के लोगों की जो फीलिंग है मेरे लिए, वो फीलिंग ये सेटिस्फाई कराती है कि शायद यह कार्य दूसरे जॉब में हो ही नहीं सकता, राइट? ये कब होगा? व्हेन यू विल हैव अ टेम्परामेंट ऑफ सर्विंग अदर्स। दूसरे की सेवा करने की भावना अगर है तो व्यक्ति स्वतः ईमानदार होता है। समझ में क्या कहा मैंने? अगर वो दूसरों की सेवा नहीं करना चाहता तो वह देगा कि अच्छा ये तो एक औपचारिकता है, मुझे काम कर देना है, समय बिताना है, मुझे काम करना है, 10 से 5 मुझे ऑफिस में बैठना है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहा कि जो अभियुक्त है जिसको मैं मारता हूँ पुलिस हिरासत में, उसके बारे में भी सोचता हूँ कि अगर 25 साल का आदमी, क्यों किया होगा इसने, व्हाई डिड ही डू दिस। उससे मैं पूछता भी हूँ, गाली भी देता हूँ उससे, पूछता भी हूँ क्या वजह थी, क्यों किया ऐसा। और उसकी बातचीत से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, किसी न किसी विशेष परिस्थिति में उसने ऐसा कर दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कम से कम दंड मिले, कोई परेशानी नहीं हो, और ये जल्दी से जल्दी ये उस दायरे से बाहर हो जाए। इसका मतलब है कि इज वेरी सेंसिटिव टू सोसाइटी, ये कहा जाएगा ना उसको। उसके सामने जिसको लाया गया है वो तो अपराधी मान के लाती है पुलिस, अभियुक्त है, बहुतों को रंगे हाथों पकड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अगर विकसित करना है तो हमारे अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। ऐसे कुछ गुण अगर हैं तो हमारा उत्तर उसी तरीके से हो। तो आपका मतलब यह है कि हमें जहां भी आप राय पूछी जाती है, आपकी राय में, आपके हिसाब से आप सहमत हैं या नहीं, उसमें मान के चलना है कि उत्तर में दृष्टिकोण हमेशा दार्शनिक होगा। अब अधिकारी धर्म को कैसे देखता है? तो अधिकारी तो धर्म को कानून के दायरे में रहकर ही देखेगा, तो he has to work under law। तो जो कानून में कहा गया है उसी के हिसाब से धर्म का स्वरूप होना चाहिए। धर्म से अगर कोई भी दूसरा कार्य करेंगे हम जो कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो अधिकारी की नजर में वह धर्म का दुरुपयोग। भले वो धार्मिक व्यक्ति जिसने वह कार्य किया उसकी नजर में वह धर्म का बहुत अच्छा आचरण हो, लेकिन अधिकारी के लिए वह उसका दुरुपयोग। जैसे कि हम शोभा यात्रा निकालें, किसी मंदिर से शोभा यात्रा निकले सड़क पर और 50,000 लोग हों, ठीक, तो और पब्लिक न्यूसेंस हो जाए, उसमें से कुछ लोग सड़क पर जो पेड़ लगा है उसको डैमेज कर दें, जो फुटपाथ है उसको डैमेज कर दें, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर दें। लेकिन जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए वो धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। ये शोभा यात्रा निकली ईश्वर की। अधिकारी के लिए क्या होगा? वो चाहे शोभा यात्रा हो चाहे कुछ भी हो, पब्लिक न्यूसेंस अगर हो रहा है देन दैट इज मिसयूज
ऑफ योर रिलीजियस टेम्परामेंट, तो सरकार वहां पर रोक लगाएगी, शासक वहां रोक लगाएगा। तो प्रशासक के लिए धर्म हमेशा कानून के दायरे में है। फिर है कानून के दायरे में जो धर्म की परिभाषा होगी वो वही है कि रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड फेथ इज बिलीफ विदाउट रैशनैलिटी। तर्क नहीं है उसमें, विश्वास है, तर्क नहीं है, तभी आस्था होगी ना। ठीक है।